क्या आप जानते हैं दिल्ली सल्तनत के समय में देवगिरी कितना समृद्ध था? क्यों? अलाउद्दीन खिलजी ने यह कहा था कि जहां की स्त्रियां इतनी वीर हैं, वहां के पुरुष कितने वीर होंगे। क्या आप जानते हैं देवगिरी की राजकुमारी के पुत्र ने दिल्ली पर सुल्तान के रूप में शासन किया था? यदि आप इन प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। मित्रों, कथा का आरंभ होता है अलाउद्दीन खिलजी के भीलसा अभियान से, जब दिल्ली का सुल्तान था जलालुद्दीन खिलजी, जिसने अपने संबंधी अलाउद्दीन खिलजी को कारा का सूबेदार नियुक्त किया था। जब अलाउद्दीन भिलसा में था तो उसे प्रथम बार देवगिरी की अपार संपदा व वैभव के बारे में सूचना मिली थी, जिसके पश्चात वह देवगिरी की धन संपदा को प्राप्त करने के स्वप्न देखने लगा था। शीघ्र ही उसने जलालुद्दीन खिलजी से चंदेरी पर आक्रमण करने की अनुमति भी ले ली। अनुमति तो अलाउद्दीन ने चंदेरी पर हमले के लिए थी, लेकिन मंशा उसकी देवगिरी पर आक्रमण की थी, और जल्द ही अलाउद्दीन ने 1296 ईस्वी में देवगिरी का सैन्य अभियान आरंभ कर दिया। तब देवगिरी के तत्काल राजा थे यादव वंश के रामचंद्र देव, जिनके अधीन अनेकों प्रांतीय नरेश आते थे। उन्हीं में से एक थे कान्हा, जो लाजौरा के अधिपति थे। जब अलाउद्दीन की सेना वहां से गुजर रही थी, तब कान्हा ने अलाउद्दीन खिलजी की सेना पर आक्रमण करने का निश्चय किया। अब्दुल मलिक इसामी की फतह उस सलातीन के अनुसार कान्हा देव की सेना ने अलाउद्दीन खिलजी के लश्कर पर हमला किया, जिसका नेतृत्व 2 मराठा स्त्रियां कर रही थीं, जो युद्ध कला में निपुण थीं। और जब उन्होंने खिलजी की सेना पर आक्रमण किया तो आक्रमण इतना भयानक था कि खिलजी के लश्कर को विवश होकर पीछे हटना पड़ा। हालांकि जब खिलजी लश्कर ने पुनः उन पर आक्रमण किया तो अनेकों हिंदू सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए और अंतोगत्वा हिंदू सेना को पीछे हटना पड़ा। यह युद्ध अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिणवासियों के साथ प्रथम युद्ध था, जिसमें उसने मराठा स्त्री योद्धाओं का भी पराक्रम देखा था। जिसके बाद उसने अपने सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा था कि जहां महिलाएं इतनी बहादुर हैं, कल्पना करें कि जंगे मैदान में मर्द हमारे साथ क्या करेंगे, और इसलिए हमें देवगिरी को नष्ट करने और इसे लूटने के लिए पूर्ण दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है। ये संकल्प दिलाकर अलाउद्दीन खिलजी अपने लश्कर के साथ देवगिरी की ओर कूच करता है। जब अलाउद्दीन खिलजी देवगिरी पहुंचा तो तारीख-ए-फरिश्ता में उल्लेख है कि राजा रामचंद्र की पत्नी और पुत्र तीर्थ यात्रा पर थे। हालांकि इतिहासकार किशोरी शरण लाल के अनुसार देवगिरी राजा रामचंद्र देव के पुत्र सिंहण देव होयसला पर विजय करने के लिए देवगिरी के अधिकतम सैन्य टुकड़ी अपने साथ अपने सैन्य अभियान पर ले गए थे। एवं यह भी संभव है कि अलाउद्दीन खिलजी को इस तथ्य की जानकारी हो, इसीलिए उसने सैन्य अभियान के लिए यह समय चुना हो। और चूंकि देवगिरी की सर्वश्रेष्ठ सेना राज्य में नहीं थी, इसलिए राजा रामचंद्र अलाउद्दीन खिलजी का विरोध करने के लिए केवल एक बार 2-3 हजार सैनिकों के साथ प्रयास किया था, जब अलाउद्दीन खिलजी की सेना देवगिरी से 2 कोस दूर थी। उसके बाद राजा रामचंद्र ने देवगिरी के दुर्ग से रक्षात्मक रूप से लड़ने का निर्णय किया, जिसे दुर्ग को तब अभेद्य माना जाता था, क्योंकि किला 600 फीट ऊंची शंकु आकार की पहाड़ी पर स्थित था, जिसका मार्ग खड़ी चढ़ाई का होने के कारण अत्यंत दुर्गम था। राजा रामचंद्र ने खिलजी की लंबी घेराबंदी के लिए तैयारी आरंभ कर दी, एवं वे लंबी घेराबंदी का सामना करने के लिए किले में बड़ी मात्रा में भोजन और अनाज इकट्ठा करने लगे। परंतु जब राजा रामचंद्र किले में चले जाते हैं तो देवगिरी के नगर एवं ग्रामों की रक्षा के लिए अधिक सेना नहीं बची थी, और इसलिए अलाउद्दीन खिलजी के लिए उन्हें लूटना सरल हो गया, जिसमें उसने अनेकों नागरिकों की निर्मम हत्याएं की। व्यापारियों को लूट लिया गया, 40 हाथी और 1000 घोड़े भी लूट लिए गए। एक ओर जहां अलाउद्दीन खिलजी नगरों को लूट रहा थी, नागरिकों का नरसंहार कर रहा था, वहीं दूसरी ओर अलाउद्दीन खिलजी ने यह अफवाह फैलवा दी कि उसकी सेना दिल्ली की विशाल सेना की केवल अग्रिम पंक्ति है, जिसमें 20,000 घोड़े हैं, और इस दिल्ली शाही सेना का उद्देश्य केवल देवगिरी पर कब्जा करना नहीं है, बल्कि पूरे दक्कन पर मुकम्मल फतह करना है। तब राजा रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन खिलजी को संदेश भेजा कि इस देश पर आक्रमण करने का तुम्हारा निर्णय अविवेकपूर्ण है। सौभाग्य से तुमने नगरों को असुरक्षित पाया और लूट लिया,
किंतु शायद तुम यह नहीं जानते कि दक्षिण के राजाओं के पास असंख्य सेनाएं हैं जो तुम्हें यहां से वापस लौटने नहीं देंगी। स्मरण रहे, मालवा गोंडवाना खानदेश भी तुम्हारे मार्ग में है, वो भी तुम्हें सुरक्षित नहीं लौटने देंगे। इसलिए तुम्हारे लिए यही उचित होगा कि तुम मेरे द्वारा दी गई राशि एवं लूट की राशि स्वीकार कर वापस लौट जाओ। और अलाउद्दीन खिलजी ने राजा रामचंद्र के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और 50 मन सोना, बड़ी मात्रा में मोती और जवाहरात और उनके द्वारा पकड़े गए हाथी को अपने पास रख लिया और खिलजी द्वारा पकड़े गए कैदी को रिहा कर दिया। लेकिन अचानक इतिहास ने नया मोड़ ले लिया जब सिंहण देव को पता चला कि अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर आक्रमण कर उसे लूट लिया है और उसके पिता और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संधि हो गई है, तो शीघ्र ही वह देवगिरी लौटने लगा एवं उसने संधि का विरोध करना शुरू कर दिया और अलाउद्दीन खिलजी को संदेश भेजा कि जो कुछ भी तुमने लूटा है उसे वापस कर दो। जब अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा संदेश सुना तो वह आग बबूला हो गया और आदेश दिया कि सिंहण देव के दूत के मुख पर कालिख पोतकर उसे वापस भेजा दिया जाए। और तत्पश्चात खिलजी ने सिंहण देव पर हमला करने का फैसला किया और इसके लिए उसने मलिक नुसरत को 1000 घुड़सवार सेना के साथ अपने शिविर की रक्षा करने का आदेश दिया और बाकी सेना को लेकर अलाउद्दीन खिलजी आगे बढ़ा और परिणाम स्वरूप सिंहण देव और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध हुआ। तारिक फरिश्ता ने उल्लेख किया है कि हिंदू सेना खिलजी सेना से अधिक थी और आरंभ में खिलजी के लश्कर पर भारी पड़ रही थी, परंतु अकस्मात कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे युद्ध की दिशा ही बदल दी। मलिक नुसरत बिना अलाउद्दीन खिलजी के आदेश के अचानक युद्ध के मैदान में आ पहुंचा। यद्यपि मलिक नुसरत के पास केवल 1000 घोड़े थे, परंतु हिंदू सेना में यह अफवाह फैल गई कि मलिक नुसरत की सेना दिल्ली की 20,000 घोड़ों वाली शाही सेना है और तब सिंहण देव ने पीछे हटने का निश्चय किया। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने भी सिंहण देव की सेना का पीछा नहीं किया, परंतु उसने पुनः देवगिरी किले की घेराबंदी शुरू कर दी। उसने शहर को लूट लिया, कई नागरिकों को मार डाला। घेराबंदी के दौरान एक समय ऐसा आया जब किले में एक दहशत फैल गई, क्योंकि जब राजा रामचंद्र किले में भोजन अनाज आदि का प्रबंध कर रहे थे तो उनके कर्मचारी किले के अंदर अनाज के बोरे होने का विश्वास करते हुए नमक के बोरे ले आए थे। जब राजा के कर्मचारियों को पता चला कि लगभग 2-3 हजार बोरों में अनाज के स्थान पर नमक है, तो वे हतोत्साहित हो गए कि बिना अनाज के लंबी घेराबंदी का सामना कैसे किया जाएगा। तब राजा रामचंद्र ने एक ओर तो कुलबुर्गा मालवा तेलंगाना खानदेश को सहायता के लिए संदेश भेजा और दूसरी ओर अलाउद्दीन खिलजी को भी संदेश भेजा कि जो कुछ घटित हुआ है वह मेरे पुत्र के कारण हुआ है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया और खिलजी और राजा रामचंद्र देव के मध्य अनेकों पत्राचार के पश्चात अंत में शांति समझौता हुआ, जिसमें तारीख-ए-फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी को 600 मन मोती, 2 मन हीरा, माणिक, पन्ना और नीलम, 1000 मन चांदी, 4000 रेशम के टुकड़े दिया गए। यही नहीं, इलीचपुर प्रांत के राजस्व भी खिलजी को सौंप दिया गया। और फारसी इतिहासकार इसामी के अनुसार देवगिरी राजा रामचंद्र ने अपनी पुत्री झटियापाली का विवाह अलाउद्दीन खिलजी से कराया था। अन्य इतिहासकार जैसे वासफ के अनुसार भी देवगिरी के राजा की पुत्री का विवाह देवगिरी राजा और अलाउद्दीन खिलजी के बीच हुई संधि का भाग था, लेकिन उन्होंने पुत्री का नाम नहीं बताया है। इसामी ने आगे उल्लेख किया कि झटियापाली उमर खिलजी की मां थी और उमर खिलजी वंश का तीसरा सुल्तान था, जो 6 साल की उम्र में अलाउद्दीन खिलजी के बाद सिंहासन पर बैठा था और मलिक काफूर उसका संरक्षक बना, जिसने उसकी ओर से शासन किया। और फरिश्ता ने उल्लेख किया है कि दिल्ली सल्तनत पर अपने दावे को वैध बनाने के लिए मलिक काफूर ने राजकुमारी झटियापाली के साथ निकाह किया, लेकिन मलिक काफूर का शासन लंबे समय तक नहीं चला और मुबारक शाह ने उसे दिल्ली के तख्त से उखाड़ फेंका और उमर और उसकी मां को ग्वालियर में कैद कर लिया। और जब मुबारक खान का तख्ता पलट खुसरो खान ने किया, तो यह माना जाता है कि खुसरो खान ने शाही हरम की कुछ महिलाओं को मार डाला था, जिसमें झटियापाली की भी हत्या कर दी गई थी। अंत में मुझे आशा है कि आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। कृपया अपने विचार कमेंट करें
और यदि आपको वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप ऐसे और वीडियो चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।